मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। आप सभी दोस्तों का MGCI की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं CUET प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ जो PCM ग्रुप का पेपर का जो सॉल्यूशन है वो है 24/5/2023 की थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ इस डेट को, थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की। इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से था। हमने वही सीक्वेंस लिया है जो पेपर में आया था। क्वेश्चन है x = y²/4 और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x = दे रखा आपको y²/4। ठीक है, तो y² हो जाएगा दोस्तों 4x। अब अगर इसको हम लोग 4ax से कंपेयर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कहोगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा 0 to a होता है। 0 to a मतलब 0 से कितना हो जाएगा ये दोस्तों? 1। ठीक है, 0 से 1 हम लोग लिमिट ले लेंगे और ये y = हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y² = 4x है, y² = 4x है तो y = 2√x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√x dx। करेक्ट है, 2 आगे कॉमन ले लें। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 और ये नीचे आ जाएगा आपका 3/2। करेक्ट, और लिमिट लग जाएगी 0 से कहां तक? 1। 2 एज इट इज चलने दो, ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये आ जाएगा x की पावर 3/2। लिमिट कहां? 0 से 1। ठीक है, ये लिमिट हो गई आपकी 0 से 1। 1 पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 × 2/3 की पावर, यहां पे लिख देंगे x की पावर, x की जगह 1 रख देंगे। 1 की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 और 0 रखेंगे तो कोई साइंस ही नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 4/3। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो ग्राफ जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। तो एक एरिया आपका 4/3 आ गया, इधर का एरिया भी कितना? 4/3। तो इंटू 2 कराएंगे हम लोग तो ये आंसर आ जाएगा कितना आपका? 8/3। ठीक है, तो ये वाला जो अपना आंसर है ये कितना है? 8/3। डन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है फंक्शन f(x) = 2x³ - 3x² - 12x + 4। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। f' की जो वैल्यू आ जाएगी 3 × 6x - 6x² - 3 × 6x - 12 और ये वाला अपन 0 के इक्वल रख देते हैं। इसका जो डेरिवेटिव वो 0 के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए दोस्तों 6 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x² - x - 2 = 0। x² - x - 2 = 0। इसकी वैल्यूज बना लें तो माइनस माइनस की जो वैल्यू आएगी +-1। कुछ इस तरीके से नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और एक में से दूसरा माइनस करने पर 1 आ जाए, यानी कि 2 और 1 बनेंगे। यानी कि एक्चुअल में इसके फैक्टर है x - 2 और x + 1। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू तो 2 मिल गई और x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। ठीक है, अगर ये फंक्शन में रखते हैं हम लोग, x की जगह 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 × 8 - 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 12 × 2 + 4। सोल्व कर लेते दोस्तों। 8 × 2 = 16 - 4 × 3 = 12 - 24 + 4। ठीक है, 16 से 12 गया कितना आया? 4 और 24 से 4 गया कितना आया? 20, यानी कि माइनस का 16 आ जाएगा आपका। ठीक है, 16 से 12 गया 4 - 24 से 4 गया तो माइनस का 20, 20 में से 4 गया तो माइनस का 16। और अगर इसकी जगह मैं -1 रखता हूं, ठीक है, तो हो जाएगा 2 × -1 माइनस 3 × 1 हो जाएगा प्लस करने पर -12 × -1 प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस का 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 5, 12 और 4 हो रहा है 16, तो ये आया 11। करेक्ट है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो इसका जो आंसर लगाएंगे वो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए।
आपको फिजिबल रीजन दे रखा है यहाँ पे, फॉर एलपीपी शोन इन द फॉलोइंग फिगर देन द मैक्सिमम z इक्वल टू 11x प्लस 7y क्या है। तो हमें क्या करना है, ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे, एक एक पर आपको वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, कि देखते हैं कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पर हमें सबसे मैक्सिमम z मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो है ये वाली वैल्यू आपको 0 0 है, ये वाली वैल्यू x पर 3 0 है, ये वाली वैल्यू देखोगे तो ये 0 3 है, और ये वाली वैल्यू जो कितनी है 3 2। अच्छा, ये y की वैल्यू 2 है, यानी कि ये 0 2 है, करेक्ट है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर लॉजिकली देखी जाए तो यही दिख रही है, इसका मतलब आप x की जगह 3 पुट कर दो और y की जगह 2 पुट कर दो, तो 11 3 जा 33 एंड 7 2 जा 14, 4 3 7, 3 और 1 4, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमें z की मिलेगी वो कितनी होगी अपने पास 47, करेक्ट है। जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें z की मिलने वाली है वो कितनी है अपने पास 47। इजी क्वेश्चन था, फिजिबल रीजन का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट निकालना है। चलिए मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अन्य दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयवों के सहखंडों की गुणा कर दी जाए तो उनका योग शून्य हो जाता। भाई सही बात है, भाई मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसका एक रो या कॉलम उठा ले, ठीक है, और उसी के दूसरे किसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये वाली बात सही है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है सारणी का मान किसी एक पंक्ति या स्तंभ मतलब रो या कॉलम के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, करेक्ट है। भाई अगर जो आपने रो या कॉलम ली है उसी के कोफैक्टर लिए हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका इसका आंसर आ जाता है, करेक्ट है, डिटरमिनेंट का आंसर आ जाता है। आगे बोलता है यदि हम दो पंक्तियों स्तंभों को परस्पर बदल दे तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो ये 2 पॉइंट तो सही है। फिर डी बोल रहा है सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है यदि इसके पंक्ति और स्तंभ को बदल दे। भाई करेक्ट है, आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो सभी को तो उसका आंसर तो सेम रहेगा, मतलब डी वाला भी सही है। तो ऑप्शन देखो आप, तो ये पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ए बी डी ओनली, ये एकदम सही है, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। वैसे तो ए बी चेक करने के बाद भी आप आंसर मार्क कर सकते थे क्योंकि ए बी तो बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो ध्यान रहे कंपटीशन में हमें ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना टाइम खराब नहीं करें। जैसे ए और बी मैच हो गया आपका, अब देखो ए बी किसी ऑप्शन में है ही नहीं, बी है, ए नहीं है, तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। वैसे तो ए से ही अपन आंसर यहाँ पे मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन आया y इक्वल टू लॉग। देखो ऐसे सोल्व करते हैं, सिंपल सा है मेथड, मैंने पढ़ा रखी है आपको, आपने देखा होगा एक डिब्बा मेथड पढ़ाई थी मैंने। ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो स्मार्ट तरीके से काम करिएगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें चैन रूल फॉलो नहीं करते। चैन रूल में क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे कि इस तरीके के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका जिससे कम टाइम में अपन आंसर तक पहुंच जाए। फिलहाल आप इस पे एक डिब्बा बना दो। क्या बना दो? फिलहाल डिब्बा। तो आपको लॉग डिब्बा दिखेगा। क्या दिखेगा? लॉग डिब्बा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा लॉग एक्स का, तो आप कहोगे सर लॉग एक्स का 1/x। तो ऐसे लॉग डिब्बे का 1 डिब्बा, 1 डिब्बा मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया। केवल इतना सा डिब्बा बनाया तो अपने को समझ में आ गया कि इसका आंसर ही आएगा। और जिसपे भी दोस्तों हमने डिब्बा बनाया उस डिब्बे का अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसका कितना आया 1 और इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करना शुरू करा तो x को तो मैंने कर दिया, कितना आया 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो इस पे फिर मैं डिब्बा बना देता हूं ये वाले पर, तो ये रूट डिब्बा हो जाएगा। और रूट डिब्बे का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट डिब्बा, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे मैंने डिब्बा बनाया किस पर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब मैं जिस पे भी डिब्बा बनाऊंगा उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आ जाएगा। ये वाले 2 से ये वाला 2 गया, करेक्ट है। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी ये वाली स्टेप से तो ये वाली स्टेप पूरी कैंसिल हो गई, तो आंसर आया 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रहा अपना ए ऑप्शन, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा
1/√x² प्लस a²। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? आगे की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो डिटर्मिनेंट है और दोनों इक्वल है। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 - x²। ये कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 3 - x² और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 - 8। 3 - x² = 3 - 8, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो तो 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, x² = 8 आ गया, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी ±2√2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ±2√2। एक ही ऑप्शन दे रखा था जिसमें प्लस माइनस दोनों है, तो आंसर क्या लगाएंगे अपन इसका? सी ऑप्शन लगाएंगे, ±2√2। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये, यदि एलपीपी में यदि उद्देश्य फलन z = x + by सुसंगत क्षेत्र का दो कोणीय बिंदुओं पर समान अधिकतम मान रखता है, तब कितने बिंदुओं के लिए z मैक्स? इसने बोला कि दो कोणीय बिंदु पर समान अधिकतम मान रखता है, तब कितने बिंदुओं के लिए z मैक्सिमम होगा? तो इनफाइनाइट बोल देंगे अपन इसमें। सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा इसका? इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ सब लोग। ये वाली कहानी है, बोल रहा है इफ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मीन जो दे रखा है वो आपको 6 दे रखा है, 6 एंड वेरियंस, ठीक है, एंड द वेरियंस इज 2, है ना, यहाँ पे 2 कर लीजिए। जो वेरियंस है वो कितना है आपका? 2। देन द वैल्यू ऑफ p, भाई यहाँ पे दे रखा है प्रसरण कितना है? 2, तो वेरियंस इज 2। देन द वैल्यू ऑफ p वेयर p डिनोट्स, तो भैया जो वेरियंस है वो आपको कितना दे रखा है? 2। अब ध्यान से देखो तो ये होता है np, np कितना? 6, और वेरियंस यानी कि npq कितना होता है? 2। np की जगह अपन 6 पुट कर देंगे, तो 6 × q = 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2/6। 2/6 मतलब 1/3। तो भाई q तो फेल्यूअर है, q क्या होता है? फेल्यूअर होता है। आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ p वेयर p डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस निकालना है। तो सक्सेस क्या होगी? 1 - 1/3, तो सक्सेस आ जाएगी आपकी कितनी? 2/3। तो इसका जो आंसर आएगा 2/3। अब हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बस ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि इसने यहाँ पे सक्सेस पूछी, तो सक्सेस का आंसर 2/3 आया। अगर सक्सेस ना पूछते वो n पूछ ले तो सिंपल सा है, p की वैल्यू रखेंगे तो n निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें हैं n p q। ठीक है, आपने पहले q निकाला, q के हेल्प से p निकाला, p के हेल्प से आप क्या निकाल सकते? n भी निकाल सकते। ठीक, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो डेरिवेटिव है रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो पहले इसे शॉर्ट आउट कर लें हम लोग। तो इससे मैं लिख देता हूँ वाई डैश लिख देता हूँ, समझदारी से काम करिए, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, है ना, डबल डिफरेंशिएट कर रखा है ना इसको। वाई डैश की पावर कितनी है? 1/3, और ये वाले फंक्शन को उधर लिख जाते हैं, तो 1 + x, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दोनों तरफ पावर 3 करनी पड़ेगी। दोनों तरफ पावर कितना करने पड़ेगा? 3। तो इधर का तो आप होल्ड पे रखो, यहाँ पे देखो तो वाई डैश की पावर कितनी हो जाएगी? 3, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वाई डैश प्लस 3ab, फिर ये हो जाएगा 3ab वाई डबल डैश वाई डैश a + b वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, और इधर चलता रहेगा। तो अब ध्यान से देखो तो भाई सबसे ज्यादा जो है वो यही आंसर आ रहा है यहाँ पे। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? आप ऑर्डर देखो जरा, ऑर्डर कितना? 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर का है, डबल डैश यहाँ भी दिख रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2, और जिसका ऑर्डर है उसी की डिग्री होती है, तो ऑर्डर 2 है तो डिग्री कितनी है? 3, तो 2 और 3 इन दोनों का आंसर कितना हो गया? 5 दे रखा है किसी ऑप्शन में, 3, 4, 5 एंड 6, ये रहा भैया। तो स्मार्ट तरीके से आपको काम करना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े अपन। मतलब हमें d² y/dx² की बदले अगर y डबल डैश लिखेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम इसे जल्दी से शॉर्ट आउट भी कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन फैमिली पासिंग थ्रू द इनिशियल पॉइंट। ठीक है भाई, जो लाइन होती है y = mx + c। ठीक है, mx + c होती है, और m का मतलब क्या होता है? dy/dx, तो ये है अपने पास dy/dx × x। शॉर्ट आउट कर लें इसे, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे हैं ना, इसको इधर ले जाओ भैया,
तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो सिंपल ये आपको ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही इजी आंसर है इसका, समझ में आया। चलो कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन का वगैरह, मतलब सिंपल सा इस तरीके से बढ़ता जाता है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाता है ग्राफ, यानी कि सारे रियल नंबर पर इंक्रीज होगा। तो बोल रहा है कब बढ़ेगा, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए बढ़ता है, केवल एक्स के धनात्मक मानों के लिए, मतलब ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू नहीं भाई, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो जब मैंने ये इनपुट डाला तो मुझे यहाँ वैल्यू मिली, ये इनपुट डाला तो मुझे यहाँ वैल्यू मिली, ये तो मेरा ग्राफ तो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है ना। इसका मतलब मैं कहूँगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव सभी वैल्यू के लिए। तो पहला ऑप्शन सही भी है, आधा सही है, ओनली फॉर नेगेटिव वैल्यू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ ये ज्यादा शूट करता है इस क्वेश्चन को, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब आप इसमें इस कोने से उस कोने तक कोई भी वैल्यू डालो, ये ग्राफ कंटिन्यू इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस तरीके का मैट्रिक्स है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स, क्या स्केलर मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। तो भैया ना तो स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि वहां पे जीरो रह गया, वहां पे कोई एलिमेंट होता, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। जब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं तो स्केलर कहां से होगा, जीरो मैट्रिक्स भी नहीं है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर देखो इसका कितना है 3 इंटू 3, हाँ तो ये कहना सही है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्लियर, इसका आंसर आएगा इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब बोल रहा है यदि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, A का जो ऑर्डर है वो क्या है mn, एंड B इज अ मैट्रिक्स, B एक मैट्रिक्स है। अब B मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है हमें नहीं पता, करेक्ट है। इन सच दैट AB days एंड B days A आर डिफाइंड, मतलब AB days और B days ये दोनों ही डिफाइंड हो रहे हैं। अब देखो दोनों ही डिफाइंड हो रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है, A क्रॉस B days ये भी पॉसिबल है और B days क्रॉस A ये भी पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होता है वो समझो ध्यान से। इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, अगर ये n है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो अगले वाला n से शुरू होगा तभी बात बनेगी, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक B days बना लेता हूं, एक मैट्रिक्स, ठीक है, B days मतलब इसका ट्रांसपोज। तो मुझे ये समझ में आता है कि A क्रॉस B days तब पॉसिबल है जब इसका रो और इसका कॉलम, इसके जो कॉलम की वैल्यू है वो इसकी रो की वैल्यू होनी चाहिए, ये n है तो ये भी n, मतलब B days का मुझे ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर में मुझे ये मिल गया कि ये वाली वैल्यू कितनी है n। अब ये मिल जाए तो मुझे B days की बात हो जाए। अब B days की बात करते हैं, तो B days n क्रॉस समथिंग ये मुझे पता चल गया, और जो A है वो है m क्रॉस n। तो भैया ये प्रोडक्ट तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों वैल्यू सेम होगी, दोनों वैल्यू क्या होगी सेम, मतलब यहां m है तो यहां भी क्या होना चाहिए m होना चाहिए। तो B days की मुझे दोनों ही मिल गए n क्रॉस m। तो B days अगर n क्रॉस m है दोस्तों, जैसे कि ये होता है ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, A अगर 1 2 है तो इसका जो ट्रांसपोज होता है वो A 2 1 हो जाता है, यानी कि nm है तो ट्रांसपोज के बाद जो ऑर्डर बनता है क्या बनता है mn। तो अगर B days nm है तो B जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, यानी कि ये रहा आंसर m क्रॉस n। बढ़िया क्वेश्चन था, सुपर डुपर। आगे बढ़े, चलो। A fair coin is tossed 6 times. The probability of getting at least one head is, एक फेयर कॉइन है जिसे 6 बार उछाला गया है। देखो तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। अब सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, एक सिक्का लिया, एक बार उछाला, हम चाह रहे हैं कि हेड आए, हम क्या चाह रहे हैं हेड आए। तो भाई जैसे ही सिक्का उछाला, 6 बार उछाला, तो 6 बार में से ये होगा ना कि एक भी बार हेड नहीं आए, 6 के 6 बार में से एक भी बार हेड आया ही नहीं भैया,
ये हो सकता है एक बार हेड आए, ये हो सकता है 2 बार है, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। यानी कि x की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पॉसिबल। अब ये भाई साहब ये चाह रहे हैं कि जो आपका x वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब x 1 से ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 होना है। मतलब आपको ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, ये केस और ये केस, ये सारे पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये वैल्यू निकालनी p x इक्वल टू 1 पर, p x इक्वल टू 2 पर, p x इक्वल टू 3, 4, 5, 6 सब पर निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। इसकी बजाय क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई जब ये आंसर निकालना है यहां से यहां तक और ये सभी का जो आंसर होता है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है कंप्लीट उसका आंसर 1 होता है, तो क्यों ना 1 में से ये आंसर माइनस कर दे अपन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0 वाला केस निकाल ले। टोटल केस कितने हैं 6, तो 6 से 0, सक्सेस के चांस है 1/2, तो 1/2 की पावर 0 और फेल्यूअर के चांस है 1/2, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फार्मूला याद है ना सभी को, NCR, ठीक है, P की पावर R एंड Q की पावर N-R, ये बर्नौली थ्योरम है। अब देखो जरा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1/64, तो 1 माइनस 1/64 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 63/64। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरीके का क्वेश्चन था। मतलब आप मान के चलिए कि ये पेपर में इस चैप्टर से प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एरिया थोड़ा सा आपको बढ़िया से तैयार करने की जरूरत है। तो 63/64 ये रहा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच दो कॉलम, भैया फेवरेट फार्मूला पूछ लिया है, a² माइनस x² मतलब ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, तो a का सेकंड आंसर आ रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये रहा a का सेकंड यही है, तो बस टिक लगा दो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। x² प्लस a² का आंसर ये आता है और इसका आंसर ये आता है। डायरेक्ट फार्मूले याद करो, dx रूट के अंदर 1/a² माइनस x² है, तो इसका आंसर क्या आता है साइन इनवर्स x/a। मतलब ये तो सीधा सीधा फार्मूले के ऊपर ही पूछा गया। और मैं हर बार पेपर में कहता हूं कि भाई जरूरी नहीं कि हमें चारों फार्मूले, अगर एक दो नहीं याद है तो एक दो से मैच कर लो, जैसे कि ए से मैच हो गया। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जैसे कि ए को देखा तो यहाँ सेकंड या फोर्थ या थर्ड एंड 1, तो मेरा ए से काम हो जाएगा, केवल मैं ए को मैच कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, y इक्वल टू दे रखा है x² प्लस 2 और y इक्वल टू माइनस x, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें लिमिट दे रखी है 0 से लेकर कहां तक 1 तक। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं। इसका मतलब ये चाह रहा है कि x अगर आप 0 पुट करोगे, पहले तो इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू माइनस x में, y इक्वल टू माइनस x में, तो अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूं, 0, 1, 2, 3 ऐसे, x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे 0 ही मिलेगा। फिर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, पहले 0 और फिर 1 पुट करी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू पहले 0 रखी और 1 रखी, तो इसकी लाइन बना। जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू -1 आए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, मतलब ये वाली लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू x² प्लस 2। अगर x इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ, 0 रखूंगा तो y2 मिलेगा, x इक्वल टू 0 रखा तो y2 मिलेगा, मतलब मुझे यहाँ वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और x इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, x की वैल्यू 1 तो 3 मिलेगा, 3 मतलब यहाँ, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये और ये कंप्लीट मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो ये साइड 1 और ये साइड 1, तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है भैया। ट्राइंगल के एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, तो ये वाला एरिया आ गया आपका 1/2, ये वाला एरिया कितना आ गया आपका 1/2। अब इस एरिया को मैं साइड से लिख लेता हूँ, ये ऐसा ये बन रहा है ना आपका, और ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 0, 2 है और ये वाले पॉइंट जो है ये 1, 3 है। कितने 1 डालने पर कितना आया 3। करते भैया हम लोग यहाँ पे ये है कि एक छोटी सी स्ट्रिप डाल लेते हैं यहाँ पे और लिमिट ले लेते हैं 0 से 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये dx और ये क्या हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा आपका y dx। अब ये देखिए जरा y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये 0 और 1, y की वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू है x² प्लस 2, तो x² प्लस 2 dx। इंटीग्रेट कर दे इसको
तो इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, लिमिट आ जाएगी 1 से 0 प्लस 2 ऐसा ऐसा, और dx का इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा x, और लिमिट आ जाएगी 1 से कितनी 0। सोल्व कर लेते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1/3, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आया 1/3 प्लस 2, 3 2 6 एंड 1 7/3, तो 7/3 तो ये आ गया और 1/2 ये आया। मतलब ये वाला जो एरिया है आपका 7/3 आ गया और ये वाला एरिया 1/2 आ गया। तो टोटल आंसर लगा लेते हैं अपन, 7/3 प्लस 1/2, तो 7 2 14 प्लस 3/6, इट मीन्स फाइनल आंसर हो गया अपना 17/6, करेक्ट है। तो 7/3 ये और 1/2 ये, तो ये और ये मिला के जो अपना आंसर आया वो आया 17/6। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? तो 17/6 ये आंसर रहा। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। a इक्वल टू -1 2 3, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है 3 2 2, सी दे रखा है 1 2 3 और डी दे रखा है आपको 2 3 4, करेक्ट है। बोल रहा है ए बी प्लस सी डी, तो पहले ए बी निकाल लेते दोस्तों। तो इसको देखिए ध्यान से, 3 1 और ये 1 3, ठीक है। अच्छा ये ऑर्डर है एक्चुअल में 1 3 और ये 3 1 है, तो 3 से 3 तो 1/1 का बनेगा, 1/1 का बनेगा, मतलब ये 1/1 का बनेगा ए बी, ठीक है। ए बी बन जाएगा आपका -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -3, 2 2 4, 3 2 6, 6 4 10, 10 में से 3 गया तो ये आ गया आपका 7। यानी कि दोस्तों ए बी जो है वो आपका कितना आ गया 7। अब सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी जो है वो 1 × 3 का है और ये 3 × 1 का है। देखो ध्यान से, 1 × 3 और 3 × 1 हो तो 3 से 3 गया, मतलब ये 1/1 का बनेगा। तो जो सी डी भी है वो बनेगा 1/1 का। अब 1/1 का कैसे? ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। देखो इसकी ट्रिक मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप ऐसे मान के चलो कि भैया 3 आइटम है और ये दुकानदार है, उसके पास 3 रेट है। आलू, गोभी और बैंगन ले लेते हैं, आलू, गोभी और बैंगन, और ये रेट है, आलू का रेट, गोभी का रेट, बैंगन का। मैंने कहा 1 किलो आलू खरीदा किसके भाव से? 2 के भाव से, 2 रुपए किलो के भाव से, तो कितना रुपया हुआ? 2 रुपए का बिल बना। फिर 2 किलो गोभी खरीदी 3 के भाव से, तो 6 रुपए का बिल बना। फिर ये बैंगन है, तो ये बैंगन का रेट, तो 3 4 कितना हो जाएगा? 12। तो सी डी आ जाएगा दोस्तों 12 और 6 18 और 2 कितना? 20। अभी बोल रहा है कि आप बताओ ए बी प्लस सी डी कितना होगा? तो 7 तो ये और 20 ये, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 27 है किसी ऑप्शन में? ये रहा अपना सी ऑप्शन 27, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको। लाइन की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में होती है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। और ये जो ABC है, ये जो पैरेलल लाइन होती है हम लोग डालते हैं, उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे x, y और z आगे दे रखा है, सम नंबर दे रखा है और बोल रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 4। तो ये वाली बात तो सही है। इसमें देखिए x - 1 2 - y, अगर 2 - 1 को y - 2 करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाना चाहिए, तो 2 और -7 आ जाना चाहिए। इसको 2z - 1 दे रखा है, 2z - 1, एक्चुअल में z माइनस होता तो चल जाता, तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर देंगे तो z - 1/2 और 2 नीचे भी आ जाएगा, तो 6/2 3 हो जाएगा, तो 2 - 7 3। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ए और बी सही ऑप्शन है। तो ए बी ये भी आ रहा है, ए बी ये भी आ रहा है, मतलब ये दोनों तो मैं रिजेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। या तो ए बी सी होगा या तो ए बी डी होगा। सी वाला दे लेते हैं। सी एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन है, तो भाई ये एक्स अक्ष पर 0 1 0 नहीं होता है, ये 1 0 0 होता तो समझ में आता, मतलब सी वाला गलत है, तो ये गया, तो आंसर मात्र एक ही बचता है, बी वाला, ठीक है। तो आप स्मार्ट तरीके से काम करें। ए बी तो पहले लिख लाया था, 2 ऑप्शन में एक टिक करना था, सी रिजेक्ट हो गया, डी सही है। अच्छा डी चेक भी कर लो, इसको मिलाओगे तो ये बनना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। x - 2 1 2 1 2x 1 - 1 1 1 इक्वल टू 3, तब x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज निकालने का बोल रहा है आपने। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इसे। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी? 3।
x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको और इसको छोड़ दिया तो ये 2x इंटू 1, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट। फिर माइनस 1, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं सोल्व करूं तो इसको और इसको छोड़ दिया तो 1 इंटू 1 1 और ये माइनस 1 और माइनस 1 1 कितना हो जाएगा प्लस 1। कैसे देखो 1 इंटू 1 1 हो रहा है, माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये आ गया 2, इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 इंटू 1 1 और ये माइनस का 2x और माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3। चलो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस का 2, एक और एक 2 हो रहा है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 और 2 और 2 4x इक्वल टू कितना 3। अब जो जो जा रहा है उसे जाने दो। यहाँ पे देखो ये माइनस का 4x से प्लस का 4x गया, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है। ये बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। ये 3 उधर गया या फिर 3 इधर आया तो प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है दोस्तों। वैल्यू निकालेंगे तो देखो अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो इसके आंसर प्लस माइनस आते हैं, ध्यान रखना। अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी और सी के साइन माइनस माइनस है तो इसके आंसर क्या आते हैं प्लस माइनस। हमें मल्टीप्लाई कराने पर 2 चाहिए और माइनस करने पर 1 चाहिए तो 2 एंड 1 ही आ जाएंगे और आगे 2 है तो डिवाइड कर दो 2 2 का, तो इसका मतलब इसके आंसर आ गए 1 एंड माइनस 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 एंड माइनस 1/2। ये रहा अपना सी ऑप्शन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती है तो MGCI के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो लेक्चर रखा है, वहां जाके उसे अच्छे से समझ लेना। उससे मैंने डिटेल में समझा रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 आंसर आया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ क्यूब हुज साइड मूव्स एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो क्यूब ऐसा होता है और ये बोल रहा है कि जो क्यूब है इसकी साइड जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। साइड दोस्तों ए होती है, बढ़ना मतलब dA/dt आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोल रहा है घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी जब इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, मतलब ए आपको 10 दे रखा है। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है इसका ए क्यूब होता है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्यूब है उसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। मतलब जैसे बलून होता है ना, हवा भरने पर फैलता है, ऐसे ये क्यूब फैल रहा है। तो बोल रहा है कि अगर साइड इतनी इंक्रीज हो रही है पर सेकेंड तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो dV/dt ए क्यूब का करेंगे तो 3a²। अब एक्चुअल में t के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a को डबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो dA/dt आ जाएगा। अब ये देखो 3 ऐसा कैसा, a की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर और dA/dt कितना दे रखा है आपको 3, तो 3 3 जा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका आंसर होने वाला है। तो ये रहा इसका सी ऑप्शन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु P05, Q35 और S41 है और उद्देश्य फलन Z बराबर है ax प्लस 2by। Z बराबर दे रखा है ax प्लस 2by। जहां a और b 0 से बड़े हैं, बहुत बढ़िया। देखो ये बात बहुत प्यारी लिख रखी है, ए बी जो 0 से बड़े हैं, यानी कि a और b की वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे वो 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। a और b की किस शर्त पर अधिकतम z बिंदु q और s पर है? कौन सी शर्त पर z जो q और s पर है? तो q पॉइंट देखो, q पॉइंट आपको क्या दे रखा है, q पॉइंट 35 दे रखा है और s पॉइंट क्या दे रखा है 41, ठीक है। और ये वाली वैल्यू x और y की वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना ये। तो चलो जरा अगर मैं यहाँ रख के देखता हूँ, q पॉइंट पर चेक करते हैं अपन। q पॉइंट पर z चेक करेंगे तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3a हो जाएगा और y की जगह 5 रखेंगे तो 10b हो जाएगा, करेक्ट।
अब अपन एस पॉइंट पर चेक करते हैं z, एस के कोऑर्डिनेट से 4 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a और कितना है 1, तो 2b, ये हो जाएगा 2b। अब दोस्तों z में से z गया तो 0 माइनस कर लेते हैं, 3 में से 4a गया तो माइनस a, 10 में से 2 गया तो 8b, ठीक है, यही पूछ रहा था ना, वो 0 में दे रखा है रिलेशन। इसको देखेंगे तो a इक्वल a माइनस का मल्टीप्लाई करा देते तो a माइनस 8b इक्वल टू 0 हो जाएगा। भैया तो आंसर माइनस a प्लस 8b या a माइनस 8b इक्वल टू 0, तो ये दे रखा आपका डी ऑप्शन, a माइनस 8b, क्या दे रखा है आपका डी ऑप्शन। आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, log x dx इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं भैया, log x dx इज इक्वल टू, ओके। ऐसे क्वेश्चन पे कहानी ये होती है कि आगे 1 लिख लेते हैं और इसे log x dx करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अकॉर्डिंग टू आइलेट पहले लॉगरिथम फंक्शन आता है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग मान लेते हैं log x। अब देखिए दोस्तों ध्यान से ट्रिक देखिएगा, इंटीग्रेशन के बिना फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। तो पहला फंक्शन log x मान लिया और दूसरा फंक्शन आपने 1 मान लिया, ठीक है। तो जो पहला होता है उसे डिफरेंशिएट करना होता है, दूसरा होता है उसे इंटीग्रेट करना होता है। तो ऐसे ऐसे लिखिए, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा x, बेसिकली 1 dx ही होगा ना, इसका इंटीग्रेशन करना है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। आंसर ऐसे लिखते हैं क्रॉस में, तो ये आंसर आएगा x log x, इतना हो गया माइनस, ये जो रिजल्ट निकाले इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा दो और जो बनेगा उसका इंटीग्रेशन ले लो। तो x से x गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस कितना c, तो इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। ये शॉर्टकट ट्रिक है भैया, MGCI की इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलती है आप लोगों को, ठीक है। तो x log x माइनस x प्लस c, कोई मैंने फार्मूला नहीं लगाया है, उसी फार्मूले को इस तरीके से डिजाइन किया है कि चीजें बहुत आसान हो जाए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, ठीक है। बस देखो इतना सा ध्यान रखो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, दोनों का रिजल्ट आया, उन दोनों का रिजल्ट को प्रोडक्ट करके जो आंसर आया उसको डबल से इंटीग्रेट कर दो और आंसर माइनस में लिख दो। अब आप कहोगे सर आगे का आंसर, तो आगे का ऐसे ये और ये, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं, ताकि हमारा क्या है फार्मूले में टाइम बच जाता है। हाँ जी भैया, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 का डोमेन पूछ रहा है। आप कहोगे सर जी साइन इनवर्स x के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से कहां के बीच में होती है, 1 के बीच में। इट मीन सर जी ये हुआ कि ये 2x माइनस 3 -1 से 1 के बीच में झूलेगा, करेक्ट है भैया। क्या करिए दोनों तरफ +3 कर दीजिए, तो -1 + 3, 2x माइनस 3 + 3 एंड दिस इज 1 + 3, ये हो गया दोस्तों 2 इक्वल टू 2x, ये तो गया और ये आ गया आपका 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x एंड 2, तो x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में आएगी, यानी कि हम कहेंगे x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 है कहीं पर, ये रहा भैया ऑप्शन नंबर अपना ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई सभी को, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, भैया तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया, देखते हैं जरा क्या है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy इज लेस देन टू 1, ये बिल्कुल सही है। देखो अगर xy 1 से छोटा है तो 1 में से माइनस करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये भी सही है। फिर यानी कि a और b सही है, तो ए बी ओनली, ए बी डी यहां दे रखा है, ये गया, अब या तो ये है और या तो सही है। अच्छा इसमें d दे रखा है तो अपन d चेक कर लें, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये भी सही है। इसका मतलब ये आंसर लगाना पड़ेगा आपको ए ऑप्शन। स्मार्ट तरीके से देखो a और b मिल गया तो फिर मैंने डायरेक्ट में ऑप्शन पर चला गया, मैंने देखा ऑप्शन जो ए बी होगा उसको अपन पकड़ लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो ये दोनों तो चले गए, ठीक है, क्योंकि इसमें बी नहीं था, इसमें भी नहीं था। अब अगर डी रिजेक्ट हो जाता तो मैं ए बी पर टिक कर देता, मेरा तो डी सही हो गया, तो ए बी डी ओनली। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, d1 और d2 दे रखा है और d1 इंटू d2 पूछा है।
तो चलिए भैया पहले तो D1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। D1 की वैल्यू क्या आएगी, D1 की वैल्यू देखना है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 1 ही होगा। और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको और इसको छोड़ दो, तो ये और ये, तो 1/2 इंटू 1/2, दिस इज 1/4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट माइनस का आएगा और ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो ये क्या आ जाएगा अपना प्लस 1/√2 इंटू 1/2 1/2 आएगा। तो D1 जो है आपका आ गया। दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो 2 and 1 दिस इज 3/4। D1 की वैल्यू आ गई 3/4। अब चलिए दोस्तों D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको भी 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 1/√2 इंटू 1/2 दिस इज 1/2। अच्छा ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, तो इसकी भी वैल्यू आपकी 3/4 ही आएगी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 ही। अब आपसे पूछ रहा है कि D1 क्रॉस D2 बताओ, तो आप कह रहे सर जी ये 3/4 और ये भी 3/4, तो ये 9/16 आ जाएगा। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर कितना आ जाएगा 9/16। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। y इक्वल टू fx का अभिलंब ढलान m है। ठीक है, देखो नॉर्मल पूछा है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होता है भाई, एक तो m इक्वल टू dy/dx होता है, हाँ के ना, और एक होता है dy/dx इक्वल टू -1/m। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आपसे m के बारे में पूछ रहा है, तो m इधर ले आओ, तो m इक्वल टू होगा -dx/dy। m इक्वल टू क्या होगा, -dx/dy। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 4, m इक्वल टू -dx/dy। ठीक है भैया, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये साफ साफ दिख रहा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो इतना इजी दे रखा है। ठीक है ना, मैक्सिमम z, इसे मैक्सिमम z कर लें आप लोग। ठीक है, सभी जगह इनको मैक्सिमम कर लेना, या फिर हाईएस्ट भी चलेगा। समझ में आ गई बात। तो z इक्वल टू 2x प्लस 3y। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया है। तो अगर मैं a की बात करूं तो a 1 3 2 एंड 4, मतलब a से काम हो जाएगा। आप लोगों को इसका आंसर पता है, इसका आंसर 0 आता है। sin 5 माइनस π/2 से π/2 के लेकर आंसर 0 आएगा। इसका मतलब पहले का 4, और ये जो पिछले पेपर में सोल्व किया था ये π/12 आ रहा है। तो d का सेकंड मैच करो जरा, a का 4 और d का सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे में ऐसे मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखना। ये क्वेश्चन होते ही इसलिए हैं कि बच्चे का टाइम ज्यादा खराब कर दे, क्योंकि आप एक एक सोल्व करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो किसी एक को पकड़ो, जैसे कि A B C D, तो मैंने देखा A का 1 दे रखा है, A का 3 दे रखा है, A का 2 दे रखा है, A का 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब जैसे कि D को लेते तो D का सेकंड फर्स्ट, D का फोर्थ और D का सेकंड, तो D में जाते तो दिक्कत आ जाती। तो एक बात तो क्लियर थी कि D का सेकंड आंसर था। ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं अपन 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से। द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, योगफल के अनुदिश मात्रक निकालना है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेते हैं पहले तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये 2i दे रखा है, तो 2i ऐसा कैसा रहेगा, -j और 2j, तो ये प्लस का j कैप आ जाएगा और k और k 2 कैप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका वेक्टर बन गया। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, 9 से बाहर आएगा 3, तो डिवाइडेड बाई 3। ये किसी ऑप्शन में, ये रहा भैया पहला ऑप्शन। तो ये आसान है, डायरेक्ट। चलिए इतना क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 29 है, क्लियर है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो वेक्टर d और वेक्टर b है, इन दोनों की डायरेक्शन नीचे जा रही है। मैग्नीट्यूड तो वैसे सेम दिख रहा है, वेक्टर a और वेक्टर c का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग दे रही है। तो अपन यहाँ से ऑप्शन से देख लो, यहाँ पे कौन सा दे रखा है। पहला दे रखा है को प्राइम वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो देखिए इक्वल वेक्टर की बात करें, जैसे बी ऑप्शन है, इक्वल वेक्टर क्या है,
तो ये वेक्टर दोनों जो है इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। जो सबसे आसान आपको देखने में लगता है वो ये, तो ये इक्वल वेक्टर है डी और बी। तो इसमें कोई ऑप्शन है, ये वाला दे रखा है, बी का थर्ड दे रखा है। तो बी देखो जरा यहाँ पे दे रखा है बी थर्ड। ऐसे मैंने बी को क्यों उठाया, क्योंकि बी फर्स्ट, बी थर्ड, बी फोर्थ और बी सेकेंड, तो सबसे आसान था ये वाली ट्रिक काम करती है ना भैया। तो किसी एक को उठा लो, बाकी मैच करवा दो। तो बी को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि ये सेकेंड, फोर्थ, 1 और 3 था। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx होता है, करेक्ट है। अब इस इक्वेशन का फॉर्मेट देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन का फॉर्मेट होना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इस फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाते हैं, और ये इक्वेशन दे रखी है हमारे x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्यू। तो देखो दोस्तों, इसको और इसको मैच करवाते हैं। मैच करवाने के लिए पहले तो इसमें x का डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का डिवाइड करेंगे तो 2 बाई एक्स हो जाएगा, 2 बाई एक्स वाई, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये यहां पे आ जाएगा, x को डिवाइड करेंगे तो ये अपना एक्स स्क्वायर दे रखा है ना इधर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ जाएगा, करेक्ट है। मैच हो गया भैया, देखो ये पूरा मैच हो गया। इसको इसको मैच कर लो। अब यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे क्या है 2x, यानी कि p की वैल्यू है 2 बाई एक्स। q की वैल्यू देखो, x से x गया तो q की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे x, q की वैल्यू कितनी है x। अब देखते हैं जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना क्या आता है, e p dx चाहिए, यानी कि 2 बाई एक्स का dx, तो 2 तो आगे आ जाएगा, a की पावर 1 बाई एक्स dx हो जाएगा, e 1 बाई एक्स dx, करेक्ट। और 1 बाई एक्स का आंसर आता है log x आता है दोस्तों, तो ये log x e, 2 इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो a log a और x का स्क्वायर, ये गया तो आंसर इसका आ जाएगा x स्क्वायर। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित सबसे बड़ा पूर्णांक फलन है। बताइए जरा क्या है। 1 1 है, 1 1 but not on 2, on 2 but not 1 1 is both 1 1 and on 2 is neither 1 1 and nor on 2। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना ही तो 1 1 है और ना ही क्या है on 2 है, नहीं तो ये 1 1 है और नहीं क्या है ये on 2 फंक्शन है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा is neither 1 1 and nor on 2। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, इसका ग्राफ पता होना चाहिए आपको, ग्राफ से आंसर आता है सीधा। आगे क्वेश्चन बोलता है द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल एक्स इज, वेरिएंस निकालने का पूछ रहा है भैया, द वेरिएंस, ठीक है, ऑफ वेरिएबल एक्स इज, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स इज पूछ रहा है, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित प्रायिकता बंटन के लिए एक्स का विचरण निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो देखते हो भैया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 10 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 5 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 10 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2 बाई 5, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये वाला। आगे बात करते हैं, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बाई 10 प्लस 4 बाई 5, 3 3 9, 9 3 27 बाई 10 आ रहा है, प्लस 4 4 16 और 2 32 बाई कितना आ रहा है 5, ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए इंटू टू कर देते हैं हम लोग, ये तो 10 ऑलरेडी है, इंटू टू कर देते हैं। तो दोस्तों सभी के एलसीएम में आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है, सभी के एलसीएम में कितना आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा कितना 1, तो ये 8 ये 27 ये और 64 ये 8 कर लें इसे, तो 27 और 8 हुआ 35 और 1 36, 100 बाई 10, यानी कि ये कितना आ रहा है आपका
10 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 10। करेक्ट है। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग अगर सिग्मा एक्स के बारे में बात करें तो सिग्मा एक्स देखिए जरा कितना 1/10 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1/5 के साथ करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 3 3 जा 9/10 हो जाएगा और 4 2 जा 8/5 हो जाएगा। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो इंटू 2 कर लेते हैं या इंटू 2 कर लेते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 10। इसको देखिए 4 and 1 5 या फिर 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 30। तो ये आ जाएगा आपका कितना 3। अब ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर होता है। करेक्ट है। तो ये आंसर बनेगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 10 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 10 माइनस 9, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर हम लोग टिक करेंगे वो आंसर कितना आएगा आपका 1। यहाँ जो आंसर हम लोग टिक करेंगे वो आंसर कितना आएगा 1। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बोल रहे कि बिंदु -2 -3 -4 से खींची गई रेखा बिंदु 1 -2 4 पर एक समतल के लंबवत मिलती है। एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन पर जो एक पॉइंट है वो क्या है 1 -2 और 4, और हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए डायरेक्शन चाहिए अपने को, हाँ के ना। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। तो सिंपल सा x - 1 प्लस b छोड़ देता हूं मैं, y प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस रखेंगे तो, और c छोड़ देता हूं और ये हो जाएगा z - 4 इक्वल टू 0। अब मुझे abc की वैल्यू अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखिए एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट से -2 -3 -4, तो लाइन का वेक्टर बना लें हम लोग। तो ये हो जाएगा, इसको देखिए इसका वेक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा 1 + 2 और -2 + 3 और 4 + 4 हो जाएगा। तो ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो एबीसी की वैल्यू मिल गई अपने को 3 1 8। तो यहाँ आ जाएगा अपना 3 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 8। तो हो जाएगा दोस्तों 3x - 3 प्लस y प्लस 2 प्लस 8z - 32 इक्वल टू 0। सोल्व करें तो 3x प्लस y प्लस 8z, 3x प्लस y प्लस 8z है, ये गया, ये गया, ये आ रहा है, ये भी गया, मतलब डी आंसर आपका टिक लगा देती। फिर भी सोल्व कर लेती, कितना आ रहा है 3 में से 2 गया तो -1 और ये हो गया माइनस का 33 इक्वल टू 0। तो जो डी ऑप्शन है अपना क्या एकदम सही है। ठीक, तो डी आंसर अपना एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते अपन। क्वेश्चन नंबर 35, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x को tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि tan इनवर्स x जो है सिंपली इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो दोस्तों हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड लगा दे अपन यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकंड। तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा 1 और 1 प्लस y एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस फर्स्ट ऐसा कैसा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का 0 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा 1। ठीक, नीचे हो जाएगा 1 प्लस y का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस y का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0 और ये आ जाएगा माइनस y अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर। y से y गया तो आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है किसी ऑप्शन में? ये रहा बी ऑप्शन अपना। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन fx बोल रहा है कि किसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। डिफरेंशिएट करते हैं, आइए जरा। ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 12 और ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 रखते हैं बेटा अपन, 5 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन।
यहां से अगर माइनस कॉमन ले ली जाए तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेज देते हैं, 6 को भी कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस 6 3 = 18x प्लस 6 2 = 12 इक्वल टू 0। अब देखिए वापिस से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मेट आ गया। प्लस प्लस है तो दोनों आंसर माइनस माइनस के आते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए और ऐड करने पर 3 चाहिए, तो 2 और 1 ही हो जाएंगे। तो इसके आंसर क्या आएंगे 2 and -1। मतलब फिलहाल अपने को समझ में आ गया कि x की दो वैल्यू हमें मिल गई -2 और -1। तो देखो बेटा जब भी x की वैल्यू मिली आपको -2 -1, इसका मतलब ये हुआ कि इसने नंबर लाइन पर आपको ब्रेक कर दिया, एक पूरी नंबर लाइन के 3 टुकड़े कर दिए, 2 ऐसे, ठीक है, तो 3 टुकड़े हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं क्या जोन चलता है। इधर आप एक वैल्यू ले लो +1, -1 से इस साइड +1 वैल्यू होती है, यहाँ पे रख के चेक करते हैं अपन। तो -2 1 रख दे सब जगह, +1, तो -2 -9 -12 +5। देखिए सारे नंबर माइनस माइनस के हैं, 12 और 2 हुआ 14, 14 और 9 23, 23 में से 5 गया तो -18। मतलब ये वाला जोन आपका आया माइनस का, ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला जोन माइनस का है। तो अगर ये ऐसे चलता है तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या आ जाता है माइनस। जो जो जोन माइनस का है इसका मतलब आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आपका फंक्शन कहां से कहां तक डिक्रीज होगा, तो -∞ से -2 तक आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और -1 से लेकर इन्फाइनाइट तक डिक्रीज हो रहा है। तो देखो जरा किसी ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, और -2 से -1 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम क्या है, सही है। -2 से -1 में इंक्रीज हो रहा है, और -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट में डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्सेस x4 -2 4 एंड c2 -6 इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए जब ट्राइंगल के वर्टाइसेस दे रखे हो तो उसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो एरिया है, एरिया जो है आपको दे रखा है 35 यूनिट। कितना दे रखा है 35, डिटरमिनेंट में आता है 1/2, ठीक है, ये कितना 1/2। और यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो x1 x2 ये वैल्यू देखोगे तो x -2 और 2, और y1 y2 3 की वैल्यू है 4 4 एंड -6, और ये 1 1 1। चलिए दोस्तों ये 2 इधर भेज दूं, अगर ये 2 मैंने इधर भेजा तो ये 70 हो जाएगा, तो ये 70 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो x इसके रिस्पेक्ट हम सोल्व करेंगे तो 4 + 6 ये आ जाएगा, -4, 4 के रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करेंगे तो -2 एंड -2, तो -2 प्लस 1 के रिस्पेक्ट में शॉर्ट आउट करेंगे तो ये और ये छोड़ दो, तो माइनस माइनस प्लस का 12 एंड माइनस का 8, ठीक। ये बात करें तो 6 और 4 10 x हो रहा है, माइनस 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 का 4 एंड माइनस का 4 प्लस का 16 हो रहा है, और ये हो गया 4, तो 16 और 4 कितना हो गया बस। तो ये दोस्तों आ गया डिटरमिनेंट 70 10x + 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए भाई, आंसर अपना 70 आता है, आंसर अपना कितना आ रहा है 70, लेकिन वो तो डिटरमिनेंट के बाद 70 आता है। अब अपन इसको बात करें तो अगर मान लो ये प्लस का 70 हुआ तो 10x + 20, ये 20 इधर जाएगा तो 50 बन जाएगा, 50 = 10x। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और दोस्तों अगर ये माइनस का 70 आ रहा होता, एरिया -70 आता तो मोड लगा के अपन उसे प्लस बना देते। तो अगर ये -70 आ रहा होता तो ये कहानी ऐसी बनी होती, तो ये इधर जाता -90 = 10x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती -9, यानी कि 5 भी पॉसिबल है और -9 भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन देखो जरा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 5 भी पॉसिबल है और -9 भी पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, a की वैल्यू है 2 - x 1 3 y + 2, हमसे पूछ रहा है x और y के मान। देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे एक बात लिख लीजिए, a = b, ठीक है, a = b है।
एंड बी, देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए इक्वल टू बी, यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, इफ ए इक्वल टू बी देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। अगर इक्वल है तो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स हो गई, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी कि ये इधर लाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं 3 आता है, इन जोड़ों को जोड़ते हैं तो 2। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था। कंपटीशन में यही होता है कि चीजें स्मार्ट तरीके से आप सोल्व करो। भाई अब आप देख रहे होंगे कि या तो फिर मैं इसे इक्वल रखता, हमें कहता कि y प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये दो इक्वेशन बनती है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते। इससे ज्यादा सही क्या है, आपको ये पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, ऑप्शन से उठाओ ना सीधा। भाई ये दोनों 1 और 3 अगर वैल्यू हुई तो ये तो 4 हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही तो ऑप्शन बचता है डी वाला। तो एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है कि अगर बच्चा समझ गया तो बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर सकता है उसे, इसलिए ऑप्शन पे नजर होना जरूरी है। 1 1 2 2 3 3 ये कौन सा रिलेशन है, ओनली सिमेट्रिक सिमेट्रिक है भैया, ओनली रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, ये तो सब कुछ है। अगर सब कुछ हो जाए तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन भी है, जो आइडेंटिटी वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि आर का आर इनवर्स निकालोगे तो सिमेट्रिक भी आएगा, ट्रांजिटिव भी है। 1 1 2 2 3 3 1 1 सिंगल है, 2 2 सिंगल है, 3 3 सिंगल है, मतलब सारे के सारे पेयर इसके ट्रांजिटिव है, करेक्ट है। तो जो रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों होता है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे अपन, डी ऑप्शन है इसका। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 2 पर। कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू a पर वैल्यू। तो भैया ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 रखते हो ना तो आंसर k आता है, x इक्वल टू 2 रखने पर कितना आ रहा है, k। तो RHL चेक कर ले अपन। अब देखते हैं जरा ये फॉर्मेट कौन सा है। अगर यहाँ पे हम x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 ये 0 हो रहा है, और यहाँ भी 2 रखेंगे तो 0 बाई 0। भाई साहब ये तो 0 बाई 0 आ रहा है, अगर 0 बाई 0 आ रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा दो इसमें। कौन सा रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3। और x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा 3x, x स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3 आ जाएगा, ठीक है। और x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, x का तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 कितना आ रहा है, 7। तो RHL पर वैल्यू आ रही है आपकी 7। RHL पर अगर वैल्यू 7 आ रही है मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 7। तो सिंपल सा इसका जो आंसर है वो कितना होगा अपना, 7, ठीक है। आंसर लगाएंगे अपन इसका 7। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये, डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी डिग्री निकालनी। तो डिग्री मतलब क्या, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ऑर्डर ढूंढो सबसे पहले, तो ये d की पावर 3, ये d3, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा है तो इसकी डिग्री है, तो डिग्री कितनी हुई, 2। देखो जिसका ऑर्डर होता है उसकी डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन के मामले में ये होता है, ऑर्डर का मतलब कौन कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d3 है, और उसकी डिग्री कितनी, उसकी पावर कितनी, 2, तो डिग्री कितनी आ गई, 2। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है देखते हैं। एवरी मैट्रिक्स हैज अ ट्रांसपोज, ये सही है, ये तो सही बात है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिटरमिनेट, ये बात भी सही है। सी और डी में से एक आंसर लगाना है। द डायगोनल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल ऑलवेज 0 नहीं होता भैया, ये गलत बात है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये वाली बात भी सही है। तो हम जो ऑप्शन लगाएंगे हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका सी, ठीक।
आगे आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 43 पर। ये ऐसे क्वेश्चन है, थ्योरी आपकी काम करती है यहाँ पर। 43 वाला क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो फॉल्स बोलने की यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिफर्स टू द, ए सोचता है माइंड में कि भैया ए जवाब देता है। क्वेश्चन की कहानी ये है, एक की सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक चित्त को प्रकट होना बताता है, वास्तव में चित्त आने की प्रायिकता क्या है? ए रिफर्स टू द हेड, ऐसा लिख लो है। द माइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली गेटिंग अ हेड, एक्चुअली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो कहानी ध्यान से समझिए। इसमें होना ये है, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं। जो कॉइन होता है उसे अगर अपन टॉस करते हैं, ये कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और हेड नहीं आना या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। देखो ध्यान से, कहानी ऐसी रही होगी, सिक्का लिया, ऐसे उछाला, सिक्का ऊपर गया, जैसे ही ऊपर गया तो हमें ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का नीचे गिरा, हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। अपन देखते दो ही केस बनेंगे ना, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। हेड आया और ए से पूछा कि भैया क्या आया, तो उसने बोला कि हेड आया, मतलब ये सही बोला, तो इसके सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 4/5। एक केस बना 4/5, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सिक्का उछाला, नीचे गिरा, टेल आया, क्या आया? टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। इससे पूछा क्या आया, इसने बोला हेड आया, एक्चुअल में आया टेल, लेकिन इसने बोला क्या? हेड, मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/5। अब क्वेश्चन ये दो केस बन गए। इसने पूछा कि एक्चुअल में हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एक्चुअल में हेड आए मतलब ये वाला केस, ये वाला ऊपर रख दो, तो 1/2 इंटू 4/5, तो हो जाएगा भैया 4/10, और नीचे शॉर्ट आउट करें 10 ये और 10 ये, तो 4 and 1 5/10, ठीक है। 10 से 10 गया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4/5। ये जो आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। आगे बढ़े, ये किसी ऑप्शन में ये रहा आपका सी ऑप्शन 4/5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, समझो ध्यान से। y अक्ष y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू sin x, मतलब y इक्वल टू cos x इक्वल टू sin x, दो दे रखा है, इसको इधर ले आओगे तो cos x बाई sin x हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 1, यानी कि कोट x इक्वल टू 1। तो सिंपल सा एक बात तो समझ में आ जाती है कि x की वैल्यू कितनी? π/4। जहां x 0 से π/2 के बीच में है, तो हमें तो पता ही चल गया ना कि x कितना है? π/2 है। से घिरा क्षेत्रफल बताना है। देखो भैया ग्राफ देखो, कोस का ग्राफ ये 0 और ये π/2, कोस का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है, ये 1, और साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ये साइन का ग्राफ चलता है, और ये वाली जो वैल्यू जहां पे क्रॉस करते हैं ये वाली वैल्यू अपनी π/4 होती है। तो हमें इनसे घिरे क्षेत्र का एरिया निकालना है, ठीक है, कोस और साइन से घिरे क्षेत्र का एरिया हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, ये वाला एरिया अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक पूरे कोस का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिमिट लगाएंगे अपन 0 से π/4, यहां से यहां तक, ये एरिया निकाल लेता हूं मैं cos x dx का। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 0 से π/4 sin x dx का एरिया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या कहानी बनती है। अब इस दोनों को एक साथ सोल्व कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। 0 4/5, ये आ जाएगा cos x माइनस sin x dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर दें इसे, तो cos x का दोस्तों इंटीग्रेशन आता है sin x, और sin x का आता है माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस cos x, और लिमिट लग जाएगी इसकी 0 से π/4, ठीक। ये वाला एरिया अपने को निकल के आ जाएगा। आगे देखो जरा, वैल्यू पुट करेंगे तो sin π/4 प्लस cos π/4 प्लस sin 0 प्लस cos 0, ठीक है।
और ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस हो जाता है यहां से, माइनस साइन 0 प्लस कोस 0, ठीक है। दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, π/4 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1/√2 प्लस 1/√2 ये 2/√2 हो जाएगा, माइनस कितना 1, 2/√2 यानी कि √2 माइनस 1, तो ये आंसर आएगा इसका √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो डी आंसर है √2 माइनस कितना 1। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? √2 माइनस 1। आगे बढ़े दोस्तों अपन, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। 45 x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है अपने को और पूछ रहा है dy/dx। तो देखिए सबसे मजेदार बात है कि ये x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा, मतलब y जो डिफरेंशिएट होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा और x भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा ऐसे होगा, d थीटा से d थीटा जाएगा तब dy/dx बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो a ऐसा कैसा, देखो कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब डिब्बे का स्क्वायर, डिब्बे को स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डिब्बा मतलब कोस थीटा, और फिर कोस थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे a साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। ध्यान से देखो, a से गया 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, तो आंसर कितना आ गया इसका -1। अच्छा क्वेश्चन था, क्या आंसर आया इसका -1, ठीक है। आगे आ जाते दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है समुच्चय के लिए निम्न फलन a से a परिभाषित इनमें से कौन से फलन का व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन है। तो 1 2 3 का प्रतिलोम फलन जो है ये वाला है 1 1 2 2 3 3। सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर क्या आ रहा है 1 1 2 2 और 3 3। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू x एक बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष से π/4 का कोण बनाती तो बिंदु है। द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एट पॉइंट मैक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द x एक्सिस दैट पॉइंट इज। y स्क्वायर इक्वल टू x है दोस्तों, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x है तो y इक्वल टू √x आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा फिलहाल √x। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं टेंजेंट, मतलब m इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी कि dy/dx जो है वो tan थीटा होता है, तो ये tan π/4 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan π/4, tan π/4, m की वैल्यू tan π/4 मतलब m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। क्या यहां तक की मेरी बात समझ में आती? m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। अब हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। m का मतलब क्या हुआ dy/dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, y इक्वल टू √x है, y इक्वल टू क्या है आपका √x, तो अगर आप dy/dx निकालोगे तो √x का आता है 1/2 √x, और ये dy/dx आपको 1 दे रखा है तो 1/2 √x, √x इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 1/2, √x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई। आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो एक बात तो पता चल गई कि ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक। √x की वैल्यू 1/2 और √x कितना है अपना y है। यहां तक समझ में आया? अब आगे की बात करते हैं अपन। अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4, यानी कि उसने पूछा था कि x तो पॉइंट बताइए, तो पॉइंट क्या होंगे 1/4 और 1/2। तो सिंपल सा हमें क्या करना था, उसने ऑलरेडी आपको ये दे रखा है कि m इक्वल टू tan थीटा, m मतलब dy/dx जो है वो tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी। डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू x और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र। देखो जब y स्क्वायर इक्वल टू x है
तो वाई स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि सभी में ग्राफ यही दे रखा है, ठीक है। अब ये कहानी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब समझो दोस्तों, असल में यहाँ एक्स माइनस 0 रहा होगा प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना रहा यहाँ पे 4। इसका मतलब जो सेंटर है, जो सर्कल जा रहा है, जो सर्कल जा रहा है, सर्कल के जो सेंटर होंगे, सर्कल का जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 2, 0 और 2। यानी कि अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये सर्कल बनाया, इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 एंड 2, मतलब ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये वाला जो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, 0 2 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 y पर 2, तो ये सेंटर बन गया यहाँ पे, तो ये सर्कल ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर है ये आपका एक्चुअल में ऐसा नहीं, ये बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये आगे आपका 0 और 2, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। और ये 0 2 जो है ये वाली रेडियस कहलाएगी आपकी। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज 4 0। सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये सर्कल कुछ इस तरीके का है कि उसका जो सेंटर है ये इस तरीके का है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। x पर अपने को 4 चलना है और y पर चलना ही नहीं है, मतलब ये सेंटर है, तो ये 4 और 0 सेंटर है ऐसे, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी होगी इसकी 4 रेडियस होगी, इस सब तरफ से रेडियस कितनी होगी आपकी 4। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y, और ये वाला सेंटर कितना है 0, तो y माइनस स्क्वायर, करेक्ट है। और ये रेडियस आती है भाई, सर्कल की इक्वेशन यही होती है ना, तो a मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर ले दोस्तों इसको, तो x स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये वाले 16 से ये वाला 16 गया, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x को उधर ले जाओ तो 8x। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले ना, पहले तो अपने इक्वेशन बना ली, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8x का 8, 2 से कट करेंगे तो 4 बार गया, तो x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू कितना 4, तो ये आ जाएगा dy बाय dx 4 माइनस x और y नीचे चला जाएगा, तो 4 माइनस x बाय y, ये किसी ऑप्शन में, ये रहा अपना ये वाला, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन। लेट द यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी, मान लीजिए मात्रक सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस √3 वेक्टर बी मात्रक सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, देखिए ये रहा सीधा सा आंसर इसका 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे बात करी है 24/5/2023 थर्ड शिफ्ट में मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये बढ़िया से आप देख लीजिए इसके हर एक क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।